नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल भाषा कुंज पर। जैसा कि हमने कल 30 प्रश्न इसके सॉल्व किए थे, आज हम इसके 30 प्रश्न और सॉल्व करेंगे और यह सीरीज़ 30 प्रश्नों की रहेगी। तो इसमें हमारा जो आज 31वां प्रश्न है वह है, किस आचार्य ने शक्ति लोक व्यवहारवादी से प्राप्त निपुणता तथा काव्यों की शिक्षा प्राप्त कर किया गया अभ्यास को काव्य का हेतु माना है? तो इसमें हमारे सामने 4 ऑप्शंस हैं: अभिनव गुप्त, विश्वनाथ, राजशेखर, मम्मट। तो इसका हमारा जो आंसर होगा वह होगा चौथा, मम्मट। यहाँ मैं बता दूं कि मम्मट का जो रचना है वह है काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश परिभाषा है शक्ति, निपुणता, लोकशास्त्र काव्यात, लोकशास्त्र काव्यात वेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इति हेतुस्त दुध भावे। अभिनव गुप्त का है, अभिनव गुप्त की रचना है ध्वन्यांतांक लोचन। राजशेखर का है काव्य मीमांसा आदि। यह इस प्रश्न से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो बताना जरूरी था, जो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है, निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमिलित कीजिए। हमारे सामने यहाँ पे 2 सूचियाँ दी हुई हैं। एक तरफ लिखा हुआ है सूची 1 में, कामायनी एक पुनर्विचार, अधूरे साक्षात्कार, इतिहास और आलोचना, प्रेमचंद और उनका युग। दूसरी सूची है, उस तरफ रचनाकार हैं नामवर सिंह, मुक्तिबोध, नेमिचंद चंद्र जैन, शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा। फिर उनसे संबंधित हमारे सामने 4 विकल्प हैं। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि कामायनी एक पुनर्विचार किसने लिखी है। तो यह लिखी है आपके मुक्तिबोध जी ने। मुक्तिबोध। अधूरे साक्षात्कार नेमिचंद जैन।
इतिहास और आलोचना नामवर सिंह, प्रेमचंद और उनका युग रामविलास शर्मा जी ने। तो इस तरह हमारा जो आंसर होगा विकल्प में वह होगा पहला, यानी कामायनी एक पुनर्विचार मुक्तिबोध की, अधूरे साक्षात्कार नेमिचंद जैन का, इतिहास और आलोचना नामवर सिंह का, प्रेमचंद और उनका युग रामविलास शर्मा का। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। तो हमारे सामने 4 विकल्प हैं, परीक्षा गुरु, गोदान, शेखर एक जीवनी, तमस। दूसरा है गोदान, शेखर एक जीवनी, परीक्षा गुरु, तमस। तीसरा है परीक्षा गुरु, तमस, योगदान, शेखर एक जीवनी। चौथा है शेखर एक जीवनी, तमस, गोदान, परीक्षा गुरु। इसके लिए हमें ये देख लेना होगा कि यह कब कब आई हैं। तो हम देखेंगे परीक्षा गुरु का प्रकाशन काल है 1882, गोदान का 1936, शेखर एक जीवनी का 1941, तमस का भीष्म साहनी कब आया है 1973। रचनाकार भी हम देख लेंगे। तो परीक्षा गुरु के हैं श्रीनिवास दास। गोदान के हैं प्रेमचंद। शेखर एक जीवनी के हैं आगे और तमस के हैं भीष्म साहनी। तो हमारा जो आंसर होगा वह होगा 1, परीक्षा गुरु 1882 में आया, फिर गोदान 1936 में, शेखर एक जीवनी 1941 में, तमस 1973 में। अगला हमारा प्रश्न होगा, चौंतीसवां, मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है, मेरे लिए वह संबंध और संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। यह संवाद किसके प्रति है? तो यहाँ हमारे सामने 4 ऑप्शन हैं इस प्रश्न से संबंधित। कालिदास का मल्लिका के प्रति, मल्लिका का स्वागत, मल्लिका का अंबिका के प्रति, मल्लिका का कालिदास के प्रति। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वह तीसरा होगा, मल्लिका का अंबिका के प्रति। यह संवाद मल्लिका का अंबिका के प्रति है। यह संवाद जो है, संवाद मोहन राकेश के द्वारा रचित नाटक आषाढ़ का एक दिन। इस नाटक के प्रथम अंक में यह बात, इस नाटक के प्रथम अंक में
मल्लिका अंबिका से कहती है। मल्लिका ने अंबिका से यह बात कही है। अंबिका से यह बात कही है कि मैं जानती हूँ माँ, अपवाद होता है, तुम्हारे दुख की बात भी जानती हूँ, फिर भी मुझे अपराध का अनुभव नहीं होता। मैंने भावना में एक भावना का वर्ण किया है, मेरे लिए वह संबंध और संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। तो यह इस प्रश्न से संबंधित कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई। अगला हमारा प्रश्न होगा, वह होगा निम्नलिखित में से कौन सा निबंध रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित नहीं है। तो हमारे सामने चार निबंध हैं जो हैं जो उनके द्वारा रचित नहीं है। 4 निबंध दिए हुए हैं जो देखेंगे क्या है। रसात्मक बोध के विविध रूप, सौंदर्य बोध और शिवित्व बोध, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था। तो जो इसमें से नहीं है वह है सौंदर्य बोध और शिवित्व बोध। यह आंसर है हमारा। अगला प्रश्न है, प्लेटो के अनुसार एक समर्थ कवि काव्य रचना किस प्रकार करता है। हमारे सामने 4 विकल्प हैं। किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा की अपेक्षा दैवीय शक्ति से प्रेरित और अभिभूत होकर। दूसरा, सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा और दैवी शक्ति से अभिभूत होकर। तीसरा, दैवी शक्ति की भूमिका से निरपेक्ष कलात्मक प्रेरणा द्वारा। चौथा, अपने वैज्ञानिक ज्ञान के सम्यक प्रयोग द्वारा। तो हमारा जो आंसर होगा वह होगा किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा की अपेक्षा दैवीय शक्ति से प्रेरित और अभिभूत होकर। अगला हमारा जो प्रश्न होगा वह होगा 37वां। और प्रश्न क्या है, कवि कर्म और काव्य भाषा किस आलोचक की समीक्षा कृति है। हमारे सामने 4 कृतियां हैं। मलयश, 4 लेखक हैं। मलयश, रामस्वरूप चतुर्वेदी, ये गलत लिखा हुआ है, ये रामस्वरूप चतुर्वेदी हुआ। राम स्वरूप चतुर्वेदी, प्रभाकर श्रोत्रिय, परमानंद श्रीवास्तव। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वह होगा तीसरा, प्रभाकर श्रोत्रिय। अगला हमारा प्रश्न है, भीष्म साहनीकृत तमस उपन्यास का कथानक किन मुख्य विषयों पर केंद्रित है। तो हमारे सामने 4 विकल्प हैं। विभाजन की त्रासदी, सामाजिक विषमता, स्त्री विमर्श, सांप्रदायिक विद्वेष। इनमें से हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। तो हमारे सामने 4 विकल्प हैं, ए और डी, ए और बी, बी और सी, सी और डी। तो हमारा जो आंसर होगा वह होगा 1, ए और डी, विभाजन की त्रासदी, सांप्रदायिक विद्वेष। ए और डी यानी कि पहला। भीष्म साहनी ने तपन, कुछ बातें बता दूं मैं यहाँ पे आपको जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो भीष्म साहनी तमस उपन्यास, भीष्म साहनी का तपन, भीष्म साहनी का तमस उपन्यास 1947 ईस्वी, 1947 ईस्वी। भीषण सांप्रदायिक दंगों की 5 दिनों की कहानी को आधार बनाया। इसमें
भीषण भीषण सांप्रदायिक दंगे की 5 दिनों की कहानी को आधार बनाया है। भीष्म साहनी का तमस उपन्यास 1943 ईस्वी है, जिसमें कि भीषण सांप्रदायिक दंगे की 5 दिनों की कहानी को आधार बनाया गया है। यह इससे महत्वपूर्ण कुछ बातें थी जो परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है उनको मैंने आपको बताया यहाँ पे। अगला हमारा प्रश्न है, अंधेर नाटक का अंतिम दृश्य है। तो हमारे सामने 4 विकल्प हैं, अरण्य, जंगल, बाजार, शमशान। अंतिम जो दृश्य है वो है शमशान। यहाँ हम दृश्यों की बात कर लें तो पहला दृश्य है, प्रथम दृश्य है, स्थान है इसका बाह्य बाहम प्रांत। दूसरा है बाजार। ये दृश्य है और ये स्थान है। तीसरा है जंगल। चौथा है राजसभा। पांचवा है अरण्य। और छठा है शमशान। 5 दृश्य हैं और उनके स्थान हैं, प्रथम बाहम प्रांत, दूसरा बाजार, तीसरा जंगल, चौथा राजसभा, पांचवा अरण्य और छठा शमशान। अगला हमारा प्रश्न है कथन कारक का। तो इसमें जो पहली जो स्थापना है वो है, भारत तेंदु युग में मध्यकालीनता और आधुनिकता का द्वंद्व है। क्यों? इसका रीज़न दिया है, क्योंकि उस समय का भारतीय समाज संक्रमण के दौर से गुजर रहा था। तो इसका जो विकल्प दिया है, पहला ए सही आर गलत, दूसरा ए सही आर सही, तीसरा ए गलत आर गलत, चौथा ए गलत और आर सही। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा दूसरा, दोनों सही हैं। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं मौखिकी। भारत तेंदु युग में एक ओर जहां भक्ति और रीति काल के संस्कारों की प्रधानता थी, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण समाज में नई चेतना का विकास हो रहा था। उस समय का भारतीय समाज संक्रमण के दौर से गुजर रहा था। सामाजिक और राजनीतिक जीवन की विसंगतियाँ अपने चरम पर थी, जो कि इसमें आया है कथन कारक में आपने देखा। अगला हमारा प्रश्न है, द्विवेदी युगीन कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ हैं। 4 विकल्प दिए हमारे सामने, समाज सुधार, गीति काव्य की प्रचुरता, स्वच्छंदता, इतिवृत्तात्मकता। विकल्प है हमारे सामने, पहला ए और सी, दूसरा बी और ए, तीसरा ए और डी, चौथा डी और सी। तो हमारा जो आंसर होगा वह होगा तीसरा, ए और डी, समाज सुधार, इतिवृत्तात्मकता।
द्विवेदी युग की कुछ बातें हैं जो मैं यहाँ पे आपको मौखिक ही बता देता हूँ। द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महापुरुष महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया है। द्विवेदी युगीन कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ निम्नलिखित हैं। प्रवृत्तियाँ यानी विशेषताएँ: समाज सुधार, इतिवृत्तात्मकता, देशभक्ति, बुद्धिवाद का प्राधान्य, स्वच्छंद प्रकृति चित्रण, अनुवाद की प्रवृत्ति, नवीन एवं साधारण विषयों का चयन, भाषा का परिवर्तन आदि। और गीति काव्य की प्रचुरता जो पाई जाती है वह छायावाद की प्रवृत्ति है। अगला हमारा प्रश्न है 42वां, शास्त्रानुसार अर्थ प्रकृति के प्रकार हैं। शास्त्रानुसार होगा, ये शास्त्र गलत लिखा हुआ है, शास्त्रानुसार, शास्त्रानुसार अर्थ प्रकृति के प्रकार हैं। हमारे सामने 4 विकल्प हैं। यत्र, विमर्श, बिंदु और बीज से संबंधित 4 विकल्प और दिए हैं। ए और बी, बी और सी, सी और डी, ए और सी। तो जो हमारा आंसर होगा वह होगा तीसरा, सी और डी। सी और डी क्या है? सी में है बिंदु, डी में है बीज। अगला हमारा प्रश्न होगा सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन किस तरह का ग्रंथ है? 4 विकल्प है हमारे सामने। ज्योतिष संबंधी, व्याकरण संबंधी, साहित्यिक, धार्मिक। तो हमारा जो आंसर होगा वह होगा ज्योतिष संबंधी। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन किसके द्वारा रचा गया है? तो ये इसके रचनाकार हैं हेमचंद्र। हेमचंद्र यह व्याकरण संबंधी ग्रंथ है। ये व्याकरण संबंधी ग्रंथ है, ज्योतिष संबंधी नहीं। इसके अतिरिक्त इन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं वह त्रिषष्टि शलाका, पुरुष चरित, देसी नाम माला, कोश तथा कुमार पाल चरित आदि इनके प्रसिद्ध कृतियां हैं। अगला प्रश्न है भारत भारती के संबंध में कौन से कथन सही हैं? तो हमारे सामने 4 कथन हैं। भारत भारती की रचना मुसद्द से मद्दू जजरे इस्लाम की प्रेरणा से हुई। राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना जगाने में यह कृति विफल रही। गुप्त जी भारत दर्पण के लेखक ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी से भी प्रभावित थे। इसमें आद्यांत भारत की दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है। 4 विकल्प हैं हमारे सामने। पहला है ए और सी, दूसरा है बी और सी, तीसरा है बी और डी और चौथा है ए और डी। तो हमारा जो आंसर होगा वह होगा ए और सी। ए और सी में क्या है? ए है भारत भारती की रचना मुसद्द से मद्दू जजरे इस्लाम की प्रेरणा से हुई, और सी हमारा है गुप्त जी भारत दर्पण के लेखक ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी से प्रभावित थे। अगला हमारा प्रश्न है प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है। हमारे सामने 4 विकल्प हैं जो कि इस तरह से हैं। पहला है सीरीज की याद आई, अर्धनारीश्वर, अशोक के फूल, श्रृंखला की कड़ियाँ। दूसरा है सीरीज की याद आई, अर्धनारीश्वर, श्रृंखला की कड़ियाँ, अशोक के फूल। तीसरा है श्रृंखला की कड़ियाँ, अशोक के फूल, अर्धनारीश्वर, सीरीज की याद आई। चौथा है अर्धनारीश्वर, सीरीज की याद आई, श्रृंखला की कड़ियाँ, अशोक के फूल। तो सबसे पहले हम इनके प्रकाशन काल को देख लेंगे, कौन सी कृति कब आई। तो सीरीज की याद आई यह 1955 में, 1995 में। अर्धनारीश्वर 1952 में, अशोक के फूल 1948 में,
श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 में। तो हम देखेंगे कि इसमें जो क्रम आएगा वो होगा तीसरे से। श्रृंखला की कड़ियाँ श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 में। अशोक के फूल 1948 में। अर्धनारीश्वर 1952 में। सीरीज की याद आई 1995 में। इनके लेखक कौन कौन है ये भी देख लें। श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी वर्मा जी का निबंध है। महादेवी वर्मा जी का निबंध। अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। अर्धनारीश्वर निबंध है रामधारी सिंह दिनकर का। और सीरीज की याद आई निबंध है आपके विद्यानिवास मिश्र का। विद्यानिवास मिश्र का यह बातें थी जो मैंने आपको बता दी। अगला हमारा प्रश्न होगा 46वां, जिसमें कि क्या पूछा गया है। शब्द की जिस शक्ति से उसके संकेतित अर्थ का बोध हो वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है। तो हमारे सामने 4 विकल्प हैं। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, शुद्धा लक्षणा। तो जो हमारा आंसर होगा वह होगा अभिधा। शब्द शक्ति वैसे मूलतः 3 होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। कौन कौन सी? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अभिधा शब्द कि जिस शक्ति से उसके संकेतित अर्थ का बोध हो वह अभिधा शक्ति होती है। संकेतित अर्थ का बोध हो। शब्द शक्ति से उसके संकेतित अर्थ का बोध हो वहाँ कौन सी शक्ति होगी? अभिधा शब्द शक्ति। लक्षणा में मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ि या प्रयोजन को लेकर जिस शक्ति द्वारा मुख्यार्थ से संबंध रखने वाला अर्थ लक्षित करे वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। लक्षणा के मुख्यतः 6 भेद हैं। कौन कौन से? गौड़ी लक्षणा, शुद्धा लक्षणा, उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा, सारूप्य लक्षणा एवं साध्य वासना लक्षणा। ये कुछ। और व्यंजना की शब्द शक्ति क्या है?
मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भिन्न अर्थ के प्रतीति होने पर व्यंजना शक्ति होती है। इसके दो भेद होते हैं। व्यंजना शक्ति के दो भेद कौन कौन से? नंबर 1 शाब्दी व्यंजना, शाब्दी व्यंजना। नंबर 2 आर्थी व्यंजना, आर्थी व्यंजना। इस तरह से कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई। अगला हमारा प्रश्न होगा सूची का। हमारे सामने दो सूचियाँ दी हुई हैं और पूछा गया है क्या इसमें? उपन्यासों को उनसे संबद्ध पात्रों से के साथ सुमेलित कीजिए। एक सूची है हमारी तरफ उपन्यासों की। तमस, राग दरबारी, महाभोज, झूठा सच। पात्र हैं 4 हमारे सामने: सुकुल बाबू, शेखर, रिचर्ड, रघुनाथ और 5वां तारा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मिलाएंगे। तमस का पात्र कौन है? तमस का पात्र है रिचर्ड। रिचर्ड। राग दरबारी का होगा आपका रंगनाथ। महाभोज का होंगे सुकुल बाबू और झूठा सच के तारा। तो हमारा जो आंसर होगा वह होगा तीसरा। तमस कुछ बातें बता दूं। तमस 1973 भीष्म साहनी का उपन्यास है। भीष्म साहनी का उपन्यास। इसके कुछ प्रमुख पात्र हैं तमस के। तमस के प्रमुख पात्र हैं रिचर्ड, मुराद अली, वानप्रस्थी जी आदि। राग दरबारी उपन्यास आया था 1968 में। लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल। इसके कुछ प्रमुख पात्र हैं रंगनाथ, वैद्य जी, प्रिंसिपल साहब आदि। महाभोज उपन्यास आया था आपका 1979 में। लेखिका है मन्नू भंडारी और इसके कुछ प्रमुख पात्र हैं सुकुल बाबू, दा साहब, विशेषर इत्यादि। झूठा सच इसके 2 भाग आए थे। एक 1958 में, 2 भाग 1958 में पहला, दूसरा 1960 में। इसके प्रमुख पात्र हैं तारा, कनक, उर्मिला, जयदेवपुरी, प्राणनाथ इत्यादि। यहाँ कुछ प्रमुख बातें थी जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थी, जो मैंने यहाँ आपको बताई। अगला हमारा प्रश्न होगा। उससे पहले इसे हम थोड़ा साफ कर लें।
अगला प्रश्न है 48वां। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, आगे थे सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। उक्त पंक्तियों में कबीर कहना चाहते हैं, पंक्तियां हैं, ए लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर था। बी लोक और वेद की रूढ़िवादिता ने परम तत्व के विज्ञान का मार्ग प्रशस्त किया। सी सतगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश से मैंने परम तत्व का साक्षात्कार किया। डी सतगुरु ने दीपक थमाकर संसार में भटकने के लिए छोड़ दिया। इसके 4 विकल्प हैं। पहला है ए और बी, दूसरा है ए और सी, तीसरा है बी और सी, और चौथा है बी और डी। तो हमारा जो आंसर होगा वह होगा ए और सी। ए और सी क्या है? ए में है लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर था। सी है सतगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश से मैंने परम तत्व का साक्षात्कार किया। इस पद में कबीर कहते हैं, मैं तो लोक परंपरा का अनुसरण करते हुए लोक और वेद का अंधा अनुकरण कर रहा था, क्योंकि मुझे उचित अनुचित का कोई विवेक ना था। किंतु मुझे सद्गुरु मिल गए, उन्होंने मेरे हाथ में ज्ञान का दीपक दे दिया, जिसके कारण मैं अपने मार्ग का संधान कर अपने लक्ष्य पर पहुंच सका। अर्थात गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान से ही व्यक्ति अपने लिए उचित मार्ग को खोज पाता है। अगला हमारा प्रश्न है 49वां। क्या है? गीत फरोश में कवि क्या कहना चाहता है? इसके 4 बातें हैं जो इस तरह से हैं। पहला, कवि के लिए सुनहरे अवसर बहुत हैं। दूसरों के मन माफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश है। कवि पैसे के लिए गीत लिखता है। कवि ज्ञान और संवेदना से हीन होता जा रहा है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वह होगा दूसरा, दूसरों के मन माफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश है। गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र का काव्य संकलन है। गीत भवानी प्रसाद मिश्र का काव्य संकलन। इस कविता में वे कवि की विवशता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि है गीत बेचना वैसे बिल्कुल पाप, क्या करूं मगर लाचार हार कर गीत बेचता हूं। जी हाँ, मैं गीत बेचता हूं। अर्थात कहने का मतलब, गीत बेचना या अपनी कला को बेचना तो पाप है, लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छा बनाने के लिए अथवा अपनी जीविका को चलाने के लिए कभी दूसरों के हिसाब से भी मुझे अपनी कविताएं लिखने और बेचने के लिए विवश होना पड़ता है। अगला प्रश्न है हमारा 5वां, कथन कारक का। तो क्या है? पहले स्थापना क्या है? काव्य का सर्वस्व अलंकार है। तर्क क्या है? क्योंकि केवल अलंकारों से ही कविता कामनी का आंतरिक और बाह्य निखरता है। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा तीसरा। दोनों ही बातें गलत हैं। काव्य की, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। जैसे अलंकरण आभूषण धारण करने से शरीर की शोभा बढ़ जाती है, वैसे ही अलंकार के प्रयोग से काव्य में चमक उत्पन्न हो जाती है। अलंकार सौंदर्य की वृद्धि करता है, लेकिन सौंदर्य की सृष्टि नहीं करता। यदि सबको कहने पहना दिए जाएं तो वह सुंदर नहीं हो सकता। अतः स्पष्ट है कि अलंकार काव्य का सर्वस्व नहीं होता, और केवल अलंकार से ही कविता कामनी का आंतरिक और बाह्य सौंदर्य को नहीं निखारा जा सकता। अगला प्रश्न है हमारा 51, जो कि है, उर्वशी पर लिखी गई किसकी समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया था? 4 विकल्प है हमारे सामने। पहला, धर्मवीर भारती। दूसरा, भगवत शरण उपाध्याय। तीसरा, नेमिचंद जैन। चौथा, भगवत शरण अग्रवाल।
तो हमारा जो आंसर होगा वह चौथा होगा भगवत शरण अग्रवाल। रामधारी सिंह दिनकर की कृति है यह। उर्वशी दिनकर जी कृति है। भगवत शरण उपाध्याय ने एक समीक्षात्मक लेख लिखा था इस पर, उर्वशी पर, जिसमें उन्होंने दिनकर जी पर अनेक आरोप लगाए थे, जैसे कथा सूत्र की चोरी का आरोप, भाषा संबंधी अज्ञानता का आरोप, असंगत बिंब का विधान आरोप आदि। इन आरोपों के कारण इनकी समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया था। अगला प्रश्न है हमारा 52। कवि के भार को बहुत बड़ा बताते हुए किस आचार्य ने कहा कि ऐसा ना कोई शब्द है, न अर्थ, न न्याय और न कला जो काव्य का अंग ना बन सके। हमारे सामने 4 विकल्प हैं। कौन कौन से? पहला राजशेखर, दूसरा भामह, तीसरा दंडी, चौथा आनंदवर्धन। तो हमारा जो आंसर होगा वह होगा भामह। कवि कर्म को एक बहुत बड़ा दायित्व मानते हुए भामह काव्य अलंकार में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ना स शब्दो ना तद्वाक्यम न नायो ना सा कला जायते यत्र काव्यांग महो मागे महान कवे। कहने का मतलब वह शब्द नहीं, वह अर्थ नहीं, वह न्याय नहीं, वह कला नहीं जो काव्य का अंग ना बनती हो। अगला हमारा प्रश्न होगा सुमिलित करने का। आत्मकथाओं को उनके संबद्ध लेखकों से सम्मिलित करना है। तो हमारे सामने सूची 1 में आत्मकथाएं हैं। हाथ से मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, शिकंजे का दर्द और जूठन। उनसे संबद्ध लेखक हैं सूची 2 में, वह हैं सुशीला टागोरे, ओम प्रकाश वाल्मीकि, कृष्णा अग्निहोत्री, राजेंद्र यादव, रमणिका गुप्ता। हाथ से रमणिका गुप्ता जी की आत्मकथा है। तो मुड़ मुड़ कर देखता हूँ राजेंद्र यादव की आत्मकथा है। राजेंद्र यादव की आत्मकथा है। शिकंजे का दर्द सुशीला टागोरे जी की आत्मकथा है। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा है। हाथ से 2005 में आई। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ 2001 में। शिकंजे का दर्द 2012 में और जूठन 1997 में। तो हमारा जो आंसर होगा वह होगा तीसरा। अगला हमारा प्रश्न होगा, एक सेकंड। निश्चय का संबंध किस विचारधारा से है? हमारे सामने 4 विकल्प हैं। नंबर 1 मनोविश्लेषणवाद, उत्तर आधुनिकतावाद, मार्क्सवाद, अस्तित्ववाद। तो हमारा जो आंसर होगा वह होगा चौथा अस्तित्ववाद। अस्तित्ववादी विचारक हैं कौन कौन से? नीत्शे, किरकेगार्ड, दस्त्रावस्की, मनोविश्लेषणवादी विचारक हैं फ्रायड, जॉक लॉन्का, यूंग। उत्तर आधुनिकतावादी विचारक हैं फ्रांसुआ लयोतोर, जॉक देरिदा, रोला बार्थ।
मार्क्सवादी विचारक हैं हमारे कार्ल मार्क्स, मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स, एंगल्स। अगला हमारा प्रश्न है, आवारा मसीहा किस साहित्यकार की औपन्यासिक जीवनी है? तो यह होगी हमारी औपन्यासिक जीवनी पहला शरद चंद्र जी की। विष्णु प्रभाकर कृत है। आवारा मसीहा बांग्ला साहित्यकार शरद चंद्र जी की जीवनी पर आधारित है। इसका प्रकाशन 1974 ईस्वी में हुआ था। 1974 ईस्वी। अगला प्रश्न है हमारा, कॉलरिज के अनुसार क्या? ए, कल्पना दार्शनिक चिंतन का परिणाम नहीं है, कल्पना कार्यत्री प्रतिभा है, यही कवि की सृजनात्मकता है। सी, कल्पना की मूल प्रकृति केवल अनुकृति परक है। डी, कल्पना में वैज्ञानिक सुशृंखला नहीं होती। विकल्प है ए और बी और डी, बी और सी और डी। तो हमारा जो आंसर होगा वह होगा बी और डी, यानी कल्पना कार्यत्री प्रतिभा है, यही कवि की सृजनात्मकता है। डी, कल्पना में वैज्ञानिक सुशृंखला नहीं होती। कॉलरिज के अनुसार कल्पना कार्यत्री प्रतिभा है, यही कवि की सृजनात्मकता है। सृजनात्मकता शक्ति की सहायता से ही वह काव्य रचना को हृदयंगम बनाने में समर्थ होता है। कल्पना में वैज्ञानिक सुशृंखलता नहीं होती है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित ग्रंथों का सही काल क्रम है? तो हमारे सामने 4 विकल्प हैं। एस्थेटिक, लिटरेरिया बायोग्राफिया, द सेक्रेड वुड पोएटिक्स। दूसरा पोएटिक्स, लिटरेरिया बायोग्राफिया, एस्थेटिक, द सेक्रेड वुड। तीसरा लिटरेरिया बायोग्राफिया, एस्थेटिक, द सेक्रेड वुड, पोएटिक्स। चौथा द सेक्रेड वुड, पोएटिक्स, लिटरेरिया बायोग्राफिया, एस्थेटिक्स। तो हमारा जो आंसर होगा वह होगा, आंसर जानने से पहले हम पहले इनके को देखेंगे कि क्या यह किस किस समय में आए। तो पहला पोएटिक्स, एस्थेटिक, यह आया था 18 नहीं, जो हमारा आंसर होगा वह होगा दूसरा, पोएटिक्स, लिटरेरिया बायोग्राफिया, एस्थेटिक, द सेक्रेड वुड। पोएटिक्स के लेखक हैं अरस्तु। समय है इनका 384 से 322 ईसा पूर्व। लिटरेरिया बायोग्राफिया के लेखक हैं कॉलरिज। इनका समय है 1722 से 1834 ईस्वी। एस्थेटिक के लेखक हैं क्रोचे। इनका समय है इनका समय 1866 से 1952 ईस्वी। द सेक्रेड वुड के लेखक हैं इलियट। इनका समय है 1888 से 1956 ईस्वी। इस तरह से हमारा विकल्प जो है वो 2 सही है। अगला हमारा प्रश्न है, बिंब के अनिवार्य तत्व हैं। हमारे सामने 4 विकल्प हैं। विवरणात्मकता, कल्पना, सपाट बयानी, इंद्रियता। 4 विकल्प इससे संबंधित दिए हुए हैं, बी और डी, बी और ए,
और डी और सी, और चौथा ए और डी। तो हमारा जो आंसर होगा बी और डी। बी और डी में कौन कौन है? कल्पना और इंद्रियता। काव्य में बिंब को वह सब चित्र माना जाता है जो कल्पना द्वारा इंद्रिय अनुभवों के आधार पर निर्मित होता है। बिंब के 3 अनिवार्य तत्व होते हैं। बिंब के 3 अनिवार्य तत्व होते हैं। कौन कौन से? कल्पना, इंद्रियता, तीसरा भाव। अगला हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न है, किस विद्वान ने कहा था कि बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास थे? तो ये कहने वाले विद्वान थे हमारे जॉर्ज ग्रियर्सन। तुलसीदास के संबंध में कथन और उसके कथन कारक। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, यह कहा था आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी तुलसीदास ने अपना ऊंचा स्थान प्रतिष्ठित किया है। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं, यह कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से हिंदी के यात्रा वृत्तांत हैं। याद हो कि ना याद हो, अरे यावर रहेगा याद, आखिरी चट्टान तक जिनकी याद हमेशा रहेगी। 4 विकल्प हैं, बी और डी, ए और बी, ए और डी, बी और सी। तो हमारा जो आंसर होगा वह होगा चौथा बी और सी। बी और सी, अरे या और रहेगा याद और आखिरी चट्टान तक। अरे यावर रहेगा याद, यह 1953 अज्ञे जी का। आखिरी चट्टान यह यात्रा वृत्तांत है, आया 1953 में ही मोहन राकेश का। याद हो कि ना याद हो, यह संस्मरण है किसका? जो 1992 में आया था। 1992 में किसका? काशीनाथ सिंह की का है। काशीनाथ सिंह, जिनकी याद हमेशा रहेगी, यह भी 1992 में संस्मरण है किसका? अमृत राय जी का। तो इस तरह से आज का हमारे 30 प्रश्न यहाँ ख़त्म होते हैं, और आगे हम फिर कल मिलेंगे आपसे अगले 30 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।